नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड पर। चलिए प्यारे साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने संविधान सभा पर चर्चा की थी और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का टॉपिक रहेगा कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो अन्य देशों के संविधान से भी कुछ हमने प्रावधान लिए हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 जो है हमारा, उससे हमने लगभग 200 प्लस प्रावधान लिए हैं। तो कहना कि आज हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत जो हैं, विदेशी जो संविधान हैं, उनके जो अंश हैं वो कौन कौन से संविधान से देखने को हम लोगों को मिलते हैं। चलिए साथियों, पहला जो हमारा प्रावधान हमको देखने को मिलेंगे वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमको देखने को मिलेंगे। नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से मेरे साथियों आप लोगों को कई प्रावधान देखने को मिलेंगे। जैसे नंबर 1 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से आपको संघीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? संघीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ से न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों को शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां आपको देखने को मिलेंगी। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1935 से आप लोगों को क्या क्या प्रावधान देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा कि भाई यहाँ से आप लोगों को संघीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, न्यायपालिका का ढांचा देखने को मिलेगा, शक्तियों के विभाजन की 3 सूची देखने को मिलेंगी। और आपको यहाँ से आपातकालीन उपबंध देखने को मिलेंगे। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन आपातकालीन उपबंध, ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? ये सब कुछ हमने लिया है कहाँ से प्यारे साथियों? ये सब कुछ लिया है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो समझिएगा संघीय व्यवस्था। देखिए ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम लोग थोड़ी से टाइम में समझने के प्रयास करते हैं। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि संघीय का मतलब है संघ, यानी कि जो संघ है, संघ एक निकाय से तो मिलकर के बनता नहीं है। संघ बनता है 2 या 2 से अधिक निकाय से मिलकर के। तो भारत में 2 निकाय हैं। एक तो भैया कौन सा? 2 निकाय हैं, एक तो केंद्र है, दूसरा हमारा राज्य है। तो केंद्र और राज्यों से मिलकर क्या बना है हमारा? एक तो केंद्र है गुरुजी, क्या है? एक तो केंद्र है, दूसरा हमारा राज्य है। यानी कि केंद्र और राज्यों को मिलाने से क्या बनता है हमारा? संघ बनता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। जब केंद्र और राज्य दोनों हैं, इनके दोनों के बीच में शक्ति एवं कार्यों का बंटवारा होगा नहीं होगा? अरे शक्ति एवं कार्यों का बंटवारा होगा नहीं होगा? कि बिल्कुल होगा गुरुजी। शक्तियों एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कि गुरुजी बिल्कुल होना चाहिए। यानी संघीय व्यवस्था का अब मतलब क्या निकलेगा? कि संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा। आपको यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने आपको बताया कि संघ एक निकाय से मिलकर नहीं बनता है। संघ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक निकाय होने चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या है? केंद्र है और राज्य है, यानी केंद्र और राज्य 2 हैं, दोनों से मिलकर के संघ हमारा बनता है। जब दोनों से मिलकर के संघ हमारा बनेगा, केंद्र और राज्य हैं, तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का बंटवारा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यदि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति हमारी बन जाएगी, विवाद की स्थिति हमारी बन जाएगी। अगला हमारा न्यायपालिका का ढांचा। क्या है हमारा अगला? न्यायपालिका का ढांचा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में कैसी न्यायपालिका है? भारत में कैसी न्यायपालिका है? तो एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है? एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है या फिर एकल न्यायपालिका। कैसी है?
एकल न्यायपालिका है। कैसी है? एकल न्यायपालिका है या फिर एकीकृत न्यायपालिका है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है भैया, कैसी न्यायपालिका भारत में? एकीकृत या फिर सुनिए, एकीकृत न्यायपालिका कहते किसे हैं? देखिए साथियों, आप लोग सब लोग जानते हैं कि सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे हमारा अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं प्यारे साथियों? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी कि इसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर से सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट हम इसे बोलते हैं। इसके बाद होता है हमारा हाई कोर्ट। राज्यों में क्या होता है? हमारा हाई कोर्ट होता है, यानी उच्च न्यायालय। क्या होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हमारे कहाँ होता है? राज्यों में होता है। इसके ऊपर कौन सा होता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय होता है। कौन सा होता है? उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो क्या होता है, ये एक कड़ी से जुड़े होते हैं प्यारे साथियों। ये क्या होते हैं? एक कड़ी से जुड़े होते हैं। कोई भी किसी प्रकार का मामला होता है तो सबसे पहला हमारा कहाँ जाता है? सबसे पहले हमारा अधीनस्थ न्यायालय में जाता है। कहाँ? सबसे पहले कोई भी मामला कहाँ जाएगा? कोई भी मामला यदि हमारा बनता है, कोई मामला मतलब मामले कई प्रकार के होते हैं, मतलब मामला मतलब केस, मतलब केस भी कई प्रकार के होते हैं। कहाँ जी? एक केस होता है दीवानी, एक केस होता है दीवानी, एक होता है हमारा फौजदारी। क्या होता है? एक होता है फौजदारी, एक होता है फौजदारी, एक होता है दीवानी। तो दो प्रकार के हमारे केस होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी किसी प्रकार का केस है, चाहे दीवानी है चाहे फौजदारी है, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा हमारा? सबसे पहले हमारा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जाएगा। कहाँ जाएगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय में भी दो न्यायालय होते हैं साथियों। कितने न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय में दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। कौन कौन से? समझिएगा। पहला होता है, हम उसे बोलते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दूसरा होता है हमारा सत्र न्यायालय। क्या होता है? सत्र न्यायालय। क्या होता है? सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट। क्या होता है? सेशन कोर्ट। क्या होता है साथियों? दूसरा होता है सेशन कोर्ट। मैंने बताया कि सबसे नीचे क्या होता है हमारे जिलों पर? अधीनस्थ न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय भी दो प्रकार का होता है, तो जिला न्यायालय और सेशन यानी कि सत्र न्यायालय। तो जिला न्यायालय जो होता है प्यारे साथियों, जिला न्यायालय में मामले जाते हैं कैसे? दीवानी मामले। कैसे जाते हैं? दीवानी मामले। कैसे मामले? दीवानी मामले यहाँ पर सुने जाते हैं। और इस जिला न्यायालय में जो व्यक्ति बैठते हैं उसे हम बोलते हैं जज। जो फैसला देते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम जज बोलते हैं। जज क्या देते हैं? ये फैसला देते हैं। क्या देते हैं प्यारे साथियों? ये फैसला देते हैं। हमारे बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। सत्र न्यायालय में कैसे मामले जाते हैं? सत्र न्यायालय में जाते हैं कैसे? फौजदारी मामले। कैसे? फौजदारी मामले। कैसे मामले जाते हैं? फौजदारी मामले। कैसे मामले साथियों? फौजदारी मामले यहाँ पर जाते हैं, है ना। दीवानी मामले हम उन मामलों को कहते हैं जैसे जमीन पैसे से संबंधित जो विवाद है उन सबको हम कैसे बोलते हैं? दीवानी मामले बोलते हैं। शादी विवाह से संबंधित जो मामले हैं उन्हें कैसे बोलेंगे? दीवानी मामले बोलेंगे। और जो सेशन कोर्ट में कौन से जाएंगे? तो हमारे सत्र यानी फौजदारी न्यायालय, है ना। फौजदारी मामले हम उनको कहते हैं जिनमें कि ये जो फौजदारी मामले होते हैं इनमें क्या होता है? मारपीट से संबंधित जो मामले होते हैं जिनकी भरपाई नहीं की जा सके। देखो दीवानी मामले क्या होते हैं? जिनकी भरपाई की जा सके, जिनकी भरपाई की जा सके। भैया किसी की ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा है, उसकी भरपाई की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन भरपाई के चक्कर में भैया किसी की खोपड़ी फाड़ दी, क्या हो जाएगा? फौजदारी मामला हो जाएगा। फौजदारी मामला कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। यानी कि लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले, मर्डर से संबंधित मामले, मारकूट से संबंधित मामले, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, ये सब कुछ कहाँ जाएंगे? ये हमारे फौजदारी मामले में जाएंगे। लड़ाई झगड़े से संबंधित जितने मामले होते हैं।
और ज़मीन से संबंधित, पैसे से संबंधित जितने विवाद हैं, शादी विवाह तलाक से संबंधित जितने मामले हैं, सबका जाएंगे दीवानी मामले होंगे और सबका जाएंगे जिला न्यायालय जाएंगे। प्यारे साथी, आप लोग इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी मामला है, किसी प्रकार का मामला है, चाहे वो सत्र न्यायालय का मामला है, चाहे ये सत्र न्यायालय में कौन से फौजदारी मामला है, चाहे वो दीवानी मामला है, पहले सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपके कहाँ जाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय में ये जाएंगे। इसके बाद यदि अधीनस्थ न्यायालय से आप लोग इसके डिसीजन से खुश नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय के डिसीजन से यदि आप लोग खुश नहीं हैं, तो सब फिर आप लोग कहाँ जा सकते हैं, अपील करने के लिए कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे अपील करने के लिए, हाई कोर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग अपील करने के लिए, हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक? अरे ठीक है। यदि आप लोग हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है तो फिर क्या करेंगे भैया, हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या करने जाएंगे, ये अपील करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे भैया, अपील करने जाएंगे। अपील क्या करने जाएंगे, अपील करने जाएंगे कि साहब ऐसा है, हमारे लिए वो जो डिसीजन है हाई कोर्ट के अधीन, इसका न्यायालय, इसका डिसीजन है तो यहाँ जाएंगे, इसका है तो यहाँ जाएंगे। मतलब हमने क्या है कि एक सीढ़ी बना ली, एक बढ़ता हुआ क्रम है। और सर्वोत्तम जो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय जो है, इसके सभी जो निर्णय होते हैं, इसके सभी जो निर्णय होते हैं, इन सभी जो कोर्ट हैं, ये सभी कोर्ट हैं भारत में, क्या होते हैं, इन पर अप्लाई होते हैं। क्या होते हैं, लागू होते हैं। इसलिए हम इसे एकीकृत न्यायपालिका बोलते हैं, फिर एकल न्यायपालिका बोलते हैं। यानी कि पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितने भी निर्णय दिए जाएंगे वो सभी के सभी कोर्टों पर क्या होंगे, सभी न्यायालयों पर, जितनी भी निचली अदालतें हैं उन पर लागू होते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में तो कैसी है, एकीकृत या एकल न्यायपालिका है। लेकिन कई कई देशों में देखने को, जैसे अमेरिका में क्या है, हमारी दोहरी न्यायपालिका। अमेरिका में कैसी है, अमेरिका में कैसी है भैया, अमेरिका में कैसी है, अमेरिका में कैसी है, अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। अमेरिका में कैसी है, दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका कैसे, यहाँ पर एक तो संघ का कोर्ट होगा, यानी कि केंद्र सरकार का एक क्या होगा, न्यायालय होगा, केंद्र का न्यायालय होगा, और एक क्या होगा, राज्यों का न्यायालय होगा। क्या होगा, राज्यों का न्यायालय होगा। अब यहाँ पर क्या है कि यदि राज्य सूची के आपने कोई विषय तोड़े हैं तो आप कहाँ जाएंगे, राज्य के न्यायालय में जाएंगे। यदि संघ सूची का कोई विषय तोड़े हैं आपने, कोई कानून तोड़ा है, तो आप कहाँ जाएंगे, केंद्र के न्यायालय में जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे में कैसा भी कोई भी कानून को उल्लंघन किया है आपने, या फिर कोई भी कानून तोड़ा है, कैसा भी आपका केस है, सबसे पहले आपको कहाँ जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, उसके बाद उच्च न्यायालय में जाएगा, उसके बाद उच्चतम न्यायालय में जाएगा। यानी कि एक एकीकृत न्यायपालिका है ये हमारी। एकीकृत न्यायपालिका एक सीढ़ी द्वारा, एक सीढ़ी टाइप की बना दी गई है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा जितने भी निर्णय दिए जाते हैं वो सभी के सभी निचली अदालतों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भारत में अपीलीय न्यायालय कौन से हैं, तो अपीलीय न्यायालय कौन से भैया, अपीलीय न्यायालय कौन से हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके निर्णय यहाँ फिर यहाँ, यानी कि इसके खिलाफ हमने अपील करी कहाँ, हाई कोर्ट में, फिर इसके खिलाफ अपील करी कहाँ, यहाँ हाई कोर्ट में। तो अपीलेट न्यायालय एक ये हो गया, एक अपीलेट न्यायालय ये हो गया। तो दो हमारे यहाँ अपीलीय न्यायालय हैं, कौन से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे कोई न्यायालय नहीं है। इसका जो निर्णय है संपूर्ण भारत देश पर, या संपूर्ण जितनी भी अदालतें हैं इन पर लागू होता है। साथ ही ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो जिला न्यायालय होता है, यहाँ पर बैठते हैं जो सुनवाई करता है उसे हम बोलते हैं जज। और जो सेशन कोर्ट में, जो सत्र न्यायालय में व्यक्ति बैठता है जो सुनवाई करता है, उसका हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ये न्यायिक मजिस्ट्रेट है। एक तो होता है वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, वो एक प्रशासनिक पद होता है, लेकिन क्या है, ये एक न्यायिक पद होता है, मजिस्ट्रेट। ठीक है साथियों, आप लोगों को आगे आर्टिकल नंबर 22 में पढ़ना होगा, मैं आपको बताऊंगा। चलें अब अगला देखें हम लोग। अगला है हमारा शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। कौन कौन सी सूची है भैया हमारे यहाँ, हमारे सूची कौन कौन सी हैं, एक तो हमारे यहाँ कौन सी है, संघ सूची है। कौन सी सूची है भैया, संघ सूची।
इसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। एक हमारे यहाँ पर राज्य सूची है, कौन सी है, राज्य सूची है। राज्य सूची को हम बोलते हैं क्या, राज्य सूची। इसे हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। एक होती है हमारी समवर्ती सूची, कौन सी, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची को हम बोलते हैं क्या, कनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, कनकरेंट लिस्ट हम लोग इसे बोलते हैं। और संघ सूची में वर्तमान में कितने हैं, 98 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची में 61 है। और जो समवर्ती सूची हमारी उसमें 52 है। ये जो संघ सूची होती है, संघ सूची पर केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, केंद्रीय विधायिका को होता है। और जो राज्य सूची होती है, इस पर राज्य सरकार हमारी कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर ये दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो संघ सूची होती है, यानी कि ये जो संघ सूची में 98 सब्जेक्ट हैं, 98 जो हमारे विषय दिए गए हैं, इन 98 सब्जेक्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र की सरकार के पास है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट, जो 61 विषय हैं इसमें, इन 61 विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि समवर्ती सूची क्या होती है, कि समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं, समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं और 52 विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। मान चलो दोनों ने कानून बना दिया, तब मान के चलेगी साथियों, दोनों ने एक ही विषय पर कानून बना दिया, तब क्या होगा भैया, तब उस स्थिति में क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जानते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकाव है। मैं आपको बताऊंगा कनाडा की व्यवस्था पढ़ाते समय कि वहाँ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। तो हमारे यहाँ क्या है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, इसलिए हमारे यहाँ केंद्र का जो कानून है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यानी मोदी जी पावरफुल है जाएंगे योगी जी पे, सीधी सिद्धांत ही हो है। तो यदि समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, तो संघ सूची में जो केंद्र सरकार है हमारी, केंद्र सरकार के कानून अधिक पावरफुल होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। समवर्ती सूची पर दोनों सरकारों द्वारा कानून बनाने पर क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है वो अत्यधिक शक्तिशाली होता है। और ये जो संघ सूची होती है, संघ सूची में जैसे कुछ विषय हैं, जैसे मान चलो हमारी नागरिकता है, क्या है, नागरिकता है, सेना है, नागरिकता है, सेना है, और हमारी बैंक हैं, उड्डयन है, उड्डयन, परमाणु है, कौन है, परमाणु है, और हमारी यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी है, और आपका सीबीआई है, सीआईडी है सीबीआई सीआईडी है ना, सीबीसी, ये सब क्या है, रेलवे है, कौन है, रेलवे है हमारी, रेलवे है, डाक है, डाक है हमारी, क्या है, डाक है। ये जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये कैसे सब्जेक्ट हैं, ये संघ सूची के, यानी कि संघ सूची के हमारे सब्जेक्ट हैं। ऐसे राज्य सूची में कुछ देखें हम लोग इम्पोर्टेंट, राज्य सूची में कुछ इम्पोर्टेंट देखें तो राज्य सूची में जैसे पुलिस है, भूमि है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है हमारी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी है ना। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची के विषय हैं। समझ रहे आ रही है प्यारे साथियों। जैसे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर जैसे शिक्षा हो गया हमारा, जैसे क्या हो गया, शिक्षा हो गया, वन्य हो गया, वन्य जीव, शिक्षा, वन्य जीव, शादी विवाह तलाक, ये जो है शादी विवाह
तलाक, व्यापार, बिजली, व्यापार, बिजली, लाइट, ये सब क्या है? ये सब हमारे समवर्ती सूची के क्या है हमारे साथियों? विषय हैं। मैंने आपको बता दिया कि समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 98 सब्जेक्ट है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया, जैसे नागरिकता है, सेना है, बैंक है, उड्डयन यानी कि जो हमारे हवाई है ना, हवाई जहाज, उड्डयन, परमाणु है, स्टेट यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, सीबीआई, सीआईडी, रेलवे, डाक, ये सब क्या है? ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट संघ सूची के हमारे क्या हैं? विषय हैं। अगला हमारा राज्य सूची आता है। राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट हैं। 61 में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि जैसे पुलिस है, भूमि है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसपीएससी है, ये सब क्या है? ये सब हमारे राज्य सूची के सब्जेक्ट हैं। जैसे समवर्ती सूची में यदि बात करी जाए तो समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन्य जीव, शादी विवाह, तलाक, व्यापार, बिजली, ये सभी किस में आएंगे? हमारे समवर्ती सूची में आएंगे। वन्य जीव किस में आएंगे? समवर्ती सूची में। तो आपको पता चल गई संघीय व्यवस्था, पता चल गई न्यायपालिका का ढांचा, पता चल गई न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत या फिर एकल न्यायपालिका है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां पता चल गई, आपातकालीन उपबंध, हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हमारा राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, इसे हम राजकीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन हमको इसे बोलते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। क्या हो जाएगा? वित्त आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, है ना। ये सभी जो हमारे प्रावधान हैं, ये सभी प्रावधान साथियों हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले साथियों हमने 200 प्लस प्रावधान हमने संविधान में हमने एज इट इज ही क्या कर लिए हैं? अपना लिए हैं। और 60 प्लस देशों से हमने संविधान में कुछ प्रावधान लिए हैं। 60 प्लस देशों से, 60 प्लस देश, समझ रहे हैं साथियों? 60 प्लस देश मतलब कहाँ कहाँ से, किस किस देश का संविधान उन लोगों ने नहीं पढ़ा, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं साथियों आप लोग? चलिए अब अगला देख लें। अगला आता है हमारा ब्रिटेन का संविधान। कौन सा आता है? ब्रिटेन का संविधान। कहाँ का आता है? ब्रिटेन का संविधान हमारा अगला आता है। चलिए साथियों अगला आता है ब्रिटेन का संविधान हमारा। कौन सा आता है? अगला आता है हमारा ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से आप लोग लिखिएगा सबसे पहले संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। नंबर 2 मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। नंबर 3 राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र या प्रतीकात्मक होना। तो राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र या प्रतीकात्मक होना। अगला हमारा संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था तो हो गया हमारा। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार।
संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि का शासन। अगला हमारा एकल नागरिकता, परमाधिकार रिटें, एकल नागरिकता, परमाधिकार रिटें, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद। ये सभी प्रावधान साथियों हमने कहाँ से लिए हैं? ये सभी प्रावधान हमने लिए हैं कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ का संविधान आता है हमारा? ब्रिटेन से ये संविधान हम लोगों ने लिए हैं। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से, है ना। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं प्यारे साथियों। बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था के बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली, राज्य अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष का प्रतीकात्मक होना, ठीक है। अगला संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, परमाधिकार रिटें, द्विसदनवाद। समझ रहे हैं आप साथियों? अरे समझ रहे हैं आप? चलिए तो समझते हैं संसदीय व्यवस्था को। संसदीय व्यवस्था मैं आपसे बता दूं साथियों कि पूरी दुनिया में दो प्रकार से शासन प्रणालियां बनाई जाती हैं। टू टाइप गवर्नमेंट, यानी कि दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं पूरी दुनिया में। दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं यानी बनाई जाती हैं। सबसे पहले जो शासन प्रणाली बनाई जाती है वो बनाई जाती है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर दूसरी जो प्रणाली बनाई जाती है, शासन प्रणाली, वो बनाई जाती है केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के आधार पर। साथियों मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में दो टाइप की शासन प्रणालियां बनाई जाती हैं। सबसे पहली जो शासन प्रणाली बनाई जाती है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। अगली बनाई जाती है केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर। ये जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर जो प्रणाली बनाई जाती है इसको हम लोग पढ़ेंगे कनाडा के समय। जब हम लोग कनाडा का संविधान पढ़ रहे होंगे उस समय हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। और ये जो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो हमारी दो प्रकार की बनाई जाती है। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो हमारी बनेगी शासन प्रणाली वो हमारी दो प्रकार से बनेगी। सबसे पहली बनेगी हमारी संसदीय व्यवस्था। कौन सी बनेगी? संसदीय व्यवस्था। और दूसरी बनती है हमारी अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था हमारी बनती है। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की शासन प्रणाली बनती हैं, विधायिका कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय व्यवस्था बनती है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था बनती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, चलिए सुनिए, संसदीय व्यवस्था पर हम लोग बात करते हैं और कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा हम लोग कर लेंगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था से। तो सुनिएगा आप लोग, संसदीय व्यवस्था आप लोगों को जहाँ भी मिलेगी आपको देखने को, संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिएगा, हेडिंग डालें संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। देखिए साथियों, जहां भी आपको संसदीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी वहां पर आप लोगों की एक विशेषता देखने को मिलेगी कि यहाँ पर
राष्ट्र के दो प्रमुख होते हैं। कैसे होते हैं? राष्ट्र के दो प्रमुख होते हैं प्यारे साथी। राष्ट्र के कैसे होते हैं? दो प्रमुख होते हैं। एक तो राष्ट्र का होता है वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख। एक होता है राष्ट्र का नाम मात्र का प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री यानी पीएम। सॉरी साथियों, तबीयत थोड़ी नाराज चल रही है। नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। समझ रहे हैं आप साथियों? तो मैंने आपको बताया कि संसदीय व्यवस्था की एक पहली विशेषता कौन सी है? तो राष्ट्र के यहाँ पर दो प्रमुख देखने को मिलते हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रमुख और दूसरा होता है नाम मात्र का प्रमुख। नाम मात्र का प्रमुख कौन सा होता है? तो नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है हमारा प्रधानमंत्री। पहली विशेषता तो हम लोगों ने ये जानी। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक ही होता है, चाहे उसे आप लोग नाम मात्र का प्रमुख मान लीजिए, चाहे उसे आप लोग वास्तविक प्रमुख मान लीजिए। राष्ट्रपति ही यहाँ पर सब कुछ होता है। जैसा अभी अमेरिका में चुनाव हुए, जो बाइडेन साहब जीते, है ना, तो वो क्या है? वो वास्तविक प्रमुख भी हैं और नाम मात्र के प्रमुख भी हैं। सब कुछ उनमें है, सब कुछ उनमें निहित है। सुनिए आगे। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? दूसरी विशेषता इसकी है कि यहाँ पर कार्यपालिका में से विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। यहाँ पर क्या बनती है? विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। साथ ही सुनिएगा आप लोग, क्या बनती है यहाँ पर? विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। ये क्या है? ये मान के चलिएगा विधायिका। ये क्या है? विधायिका है। और ये हमारी क्या है? ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका है। ये क्या है? ये विधायिका है, ये हमारी कार्यपालिका है। अब समझिएगा विधायिका में से कार्यपालिका कैसी बनती है। कैसी बनती है? यहाँ पर विधायिका में से, विधायिका में से कार्यपालिका का सृजन होता है। का सृजन होता है। सुनिए साथियों, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। तो हमारे भारत में क्या नियम है? हमारे भारत में नियम यह है कि विधायिका के निचले सदन के क्या थे? कि विधायिका के निचले सदन के 15% होती है कार्यपालिका या फिर मंत्री परिषद। इसे हम मंत्री परिषद बोलें या फिर कार्यपालिका बोलें या फिर भैया इसे सरकार बोलें। क्या बोलें? इसे हम सरकार बोलें। बात हमारी एक ही हो जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर है साथियों? चलिए, तो विधायिका के निचले सदन के 15% होती है कार्यपालिका या फिर मंत्री परिषद या फिर सरकार। सुनिए साथियों, विधायिका है हमारे यहाँ, विधायिका के दो सदन है हमारे यहाँ, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। यदि मैं केंद्रीय विधायिका की बात करूं तो क्या होते हैं? एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। और ये जो लोकसभा होता है वो केंद्रीय विधायिका का निचला सदन होता है। क्या होता है? निचला सदन होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भैया यहाँ से क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। तो भारत में नियम क्या है कि विधायिका के निचले सदन का 15% होगी कौन? मंत्री परिषद। ये तो विधायिका है, विधायिका का निचले सदन, निचला सदन के 15% होगी कौन? मंत्री परिषद या सरकार। तो विधायिका का निचला सदन में कितने सदस्य हैं भैया? 545 सदस्य हैं। और 545 का 15% देखोगे तो आप क्या आ जाएंगे? 82 मंत्री। कैसे? 82 मंत्री या फिर 82 मंत्री परिषद होगी। यानी कि 82 से 81 से हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, लेकिन 82 से 83 नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री सहित। कैसे? प्रधानमंत्री सहित। एक बार एग्जाम में पूछा था प्रधानमंत्री रहित नहीं, एग्जाम पे प्रधानमंत्री रहित नहीं बल्कि प्रधानमंत्री सहित। समझ रहे हैं आप प्यारे साथियों? तो विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। जैसे यदि मैं राज्यों की बात करूं, जैसे राज्य की बात करूं, जैसे राजस्थान है हमारा, जैसे क्या है? राजस्थान। राजस्थान में जो है निचला सदन कौन सा था? विधानसभा। निचला सदन कौन सा? विधानसभा।
विधानसभा की 200 सीटें कितनी हैं? 200 सीटें। 200 पे 15% का नियम लगाओगे तो कितने आ जाएंगे भैया? 200 पे यदि आप 15% का नियम लगाओगे तो कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। 15 दूनी 30, यानी कि ये जो राजस्थान है, राजस्थान में 30 मंत्री ही हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। कैसे? मुख्यमंत्री सहित। यदि हम यूपी की बात करें, यूपी की जो विधानमंडल है उसका निचला सदन है विधानसभा और उच्च सदन है कौन सा? विधान परिषद। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीट है। यदि 403 पर मैं 15% का नियम लगाऊं, 15% का नियम लगाऊं तो साथियों कितने मंत्री बन जाएंगे? 60 मंत्री बन जाएंगे। कितने मंत्री बन जाएंगे? 60 मंत्री बन जाएंगे हमारे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 60 मंत्री ही हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में। बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए साथियों। तो आपको बताया कि दूसरी विशेषता क्या है यहाँ पर कि विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। विधायिका में से किसका निर्माण होता है? कार्यपालिका का निर्माण होता है, कार्यपालिका का सृजन होता है। जब विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है, साथियों सुनते रहिएगा कि जब विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है तो भैया कार्यपालिका तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। अरे होगी ना होगी, मतलब जिसमें से जिसका गठन हो रहा है वो तो उसके प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे मान चलो आप अपने पिताजी के प्रति उत्तरदायी है ना? है, बिल्कुल है गुरुजी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्यपालिका जिसमें से निर्माण, विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण हुआ है, इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है भैया? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आप लोग समझ गए यहाँ पर। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका सब क्या है? सब राष्ट्रपति है। सब कुछ जिसमें निहित है वहाँ पर क्या है? अलग अलग नहीं होते, बल्कि यहाँ पर क्या है? अलग अलग नहीं होते। विधायिका कार्यपालिका कहाँ पर अलग अलग हैं। वहाँ पर विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण नहीं होता है और राज्य का वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन भारत में विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। बल्कि यहाँ पर क्या है? बल्कि अमेरिका में देखोगे तो विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। वहाँ पर ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ गोले में से गोला है। तो हमारे संसदीय व्यवस्था है, बल्कि वहाँ पर क्या है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था हमारी मौजूद है। जब आपने देखा कि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एक बात, जब कोई सरकार किसी के प्रति उत्तरदायी होती है तो वो ज़्यादा दिन तक टिक पाएगी क्या? अरे सरकार स्थायी देखने को मिलेगी या फिर अस्थायी सरकार देखने को मिलेगी? सरकार अस्थायी देखने को मिलेगी या फिर स्थायी देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर सरकार देखने को कैसी मिलेगी आपको? यहाँ पर सरकार देखने को मिलेगी संसदीय व्यवस्था में अस्थायी सरकार। सरकार कैसी मिलेगी? अस्थायी सरकार आपको देखने को मिलेगी। अस्थायी सरकार आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी साथियों। ठीक है, अस्थायी सरकार देखने को मिलेगी। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में स्थायी सरकार देखने को मिलेगी और वहाँ पर कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वहाँ पर उत्तरदायी सरकार नहीं होती है। अध्यक्षात्मक में उत्तरदायी सरकार नहीं होती है, और लेकिन यहाँ पर क्या होता है? संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार भी होती है और स्थायी सरकार भी आपकी अस्थायी सरकार देखने को आपको मिलेगी। कहाँ पर? संसदीय व्यवस्था में। स्थायी सरकार कहाँ देखने को मिलेगी? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। तो ये है आपके क्या? ये है आपके संसदीय व्यवस्था के कुछ विशेषताएं। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, या फिर निम्नलिखित में से संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं हैं। समझ रहे हैं आप साथियों? अध्यक्षात्मक भी देखा आपने, संसदीय भी देखा आपने। उसके बाद देखें मंत्रिमंडल प्रणाली या मंत्रिपरिषद वगैरह। आप लोग मंत्रिमंडल प्रणाली 300 आर्टिकल नंबर 352 में इसकी चर्चा है। और आप लोग मंत्री परिषद में ऐसे ही मंत्रिमंडल बना है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ेंगे 74 क्लॉज 1 पढ़ते समय। 74 क्लॉज 1 पढ़ते समय आपको मैं पढ़ाऊंगा। राष्ट्र अध्यक्ष नाम मात्र का प्रतीकात्मक होना, आपको बता दिया कि राष्ट्र का अध्यक्ष क्या सोचा? नाम मात्र का, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन का महाराजा या फिर ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा सम्राट के समान उसमें क्या है? शक्तियाँ हैं।
समझ रहे हैं आप साथियों। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार आपको मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल नंबर 105 पढ़ाते समय। समझ रहे हैं आप मेरे साथियों, जो आपको संसद में पढ़ना होगा। इसमें बताया गया कि भाई, जो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं संसदीय विशेषाधिकार में, कि जो विधायक या सांसद होते हैं, विधायकों के लिए दिए गए हैं 194 में। राज्य के जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं विधायक, इसके लिए 194 में दिए गए हैं ये, और 105 में दिए गए हैं सांसद के लिए, और ये दिए गए हैं विधायकों के लिए। समझ रहे हैं आप साथियों। तो इसमें बताया गया कि कोई भी सांसद या विधायक सत्र चालू होने के 40 दिन पहले तक, सत्र चालू होने के 40 दिन पहले तक और सत्र चालू होने के 40 दिन बाद तक उस पर कोई दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उस पर कोई सिविल मुकदमा नहीं चला सकता। जैसे मान चलो हमारे 3 सत्र होते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं 3 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और BMW। बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र, यानी कि शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र ही तो आने वाला है, नवंबर और दिसंबर में चलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि भैया, सत्र चालू होने के 40 दिन पहले, सत्र चालू होने के 40 दिन पहले, 40 दिन पहले से, और सत्र चालू होने, सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक, सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक, 40 दिन बाद तक इन पर कोई भी क्या नहीं करा जाएगा, विधायक या सांसद पर कोई भी दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। क्या, कौन सा मुकदमा? दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या फिर सिविल मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। चाहे ये किसी की ज़मीन इधर से उधर कर दें तो इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये क्या है? ये विशेषाधिकार दिए गए हैं इनको, संसदीय विशेषाधिकार इनको कहते हैं हम लोग। समझ रहे हैं आप मेरी बात साथियों? यानी कि सत्र चालू होने के 40 दिन पहले तक, पहले से, और सत्र चालू होने के सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक, सत्र चालू होने के 40 दिन पहले से और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक इनके ऊपर कोई भी दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये क्या होते हैं? संसदीय विशेषाधिकार होते हैं, आपको और भी पढ़ने होंगे। अगला होता है विधि का शासन। विधि का शासन कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से ही लिया है, यानी कि रूल ऑफ लॉ। एकल नागरिकता, कैसी नागरिकता है हमारे यहाँ? एकल नागरिकता। भैया एक ही आधार कार्ड तो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है उस पर, तो एक ही आधार कार्ड है। ऐसा तो है नहीं कि भैया उत्तर प्रदेश का अलग आधार कार्ड है तुम पे और भारत का अलग आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को लेकर के आप लोग पूरे भारतवर्ष में घूम सकते हैं। अरे हाँ या ना? घूम सकते हैं ना? तो वही आपका एक का है, आइडेंटिटी कार्ड है कि आप भारत के निवासी हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में कैसी है भैया? अमेरिका में कैसी है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता हमारी दी गई है अमेरिका में। दोहरी नागरिकता कहाँ दी गई है? अमेरिका में दी गई है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भैया एक तो संघ का कार्ड मिलेगा आपको, एक मिलेगा राज्य का, एक मिलेगा राज्य का, यानी कि एक आपको केंद्र लेवल का आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, एक मिलेगा आपको राज्य का आइडेंटिटी कार्ड। समझ रहे हैं आप? एक यहाँ का आधार कार्ड और एक यहाँ का आधार कार्ड। एक राज्य का आधार कार्ड मिलेगा, एक मिलेगा केंद्र सरकार का आधार कार्ड आपको। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता है या फिर एकल नागरिकता मौजूद है। ये कहाँ से लिया प्रावधान हमने? ब्रिटेन से प्रावधान हमने ये लिया है। अगला आता है परमाधिकार रिटें। रिटें जो पढ़नी है आपको साथियों, रिटें पढ़नी है आपको, आर्टिकल नंबर 32 पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकारों में साथियों, ठीक है ना। द्वि सदन बाद आप यहाँ से लिया है। द्वि सदन बाद आप लोग जानते हैं कि केंद्र की जो विधायिका है, केंद्र की विधायिका के 2 सदन है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। ऐसे ही राज्य का जो विधानमंडल है, यानी कि केंद्र में जो कानून बनाने वाली जो संस्था होती है उसको हम बोलते हैं विधायिका, और उसके जो सदन होते हैं उसके 2 सदन हैं, पहला उसकी विधानसभा और दूसरा उसका लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्यों में जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसको हम बोलते हैं राज्य का विधानमंडल, और राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हमारे हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं।
हो सकते हैं। एक तो विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। ठीक है साथियों, समझ में आ रही साथियों? चलिए, तो द्विसदनवाद भी हमारे कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? अरे समझ गए ना? समझ गए? समझ गए साथियों? अरे समझ गए? चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, अमेरिका का संविधान। कहाँ का? अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान साथियों समझते रहिएगा, बस यहां से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा साथियों। एक क्वेश्चन आप जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ये समझ लेना, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और एग्जाम में आपको 95% ये समझ लेना, आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे साथियों। जितना मैंने कह दिया उतना मैंने आपसे कह दिया। समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप लोग? अगला संविधान देखना है हमको, अमेरिका का संविधान। कहाँ का भैया? अमेरिका का संविधान हमको देखना है। तो अमेरिका का संविधान हमको देखना है प्यारे साथियों, और अमेरिका के संविधान से हम लोगों को देखना है क्या? मूल अधिकार, कहाँ का है ये? अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। नंबर 1 मूल अधिकार, नंबर 2 उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, नंबर 3 स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक या न्यायिक पुनरावलोकन, विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरीक्षण या फिर न्यायिक पुनरीक्षण। अगला होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया प्रस्तावना। अगला होता है हमारा यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया। ये प्रावधान साथियों आपको अमेरिका के संविधान से आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हो जाते हैं। जैसे हम लोगों को आपको देखने को मिलेगा कि मूल अधिकार, तो मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहाँ से लिया? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो वर्तमान समय को देखते हुए, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका जो साथी है वो होना हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि स्वतंत्र न्यायपालिका ना हो तो कहीं ना कहीं विधायिका और कार्यपालिका क्या कर सकती हैं? ये निरंकुश भी बन सकते हैं, और आप लोगों का कहीं ना कहीं आप लोगों का अधिकार और स्वतंत्रता क्या कर सकती हैं? समाप्त कर सकते हैं साथियों। आप लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी साहब की जो सदस्यता समाप्त करवाई, और अरविंद केजरीवाल साहब के लिए जेल में डाला गया, और तमाम प्रकार के नेता हैं या फिर जिनको जबरन जेल में डाला जाता है, चाहे वो मीडिया से कोई भी चैनल हो जिसको ज़बरदस्ती बैन लगाया जाता है, या आपकी अधिकारों की स्वतंत्रता की बात हो, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र होना या फिर दोस्तों एक निकाय स्वतंत्र होना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और ज़रूरी हो जाता है हमारे देश में। तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो समय समय पर हम लोग पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान।
अगला न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक पुनरीक्षण। इसमें लिखिएगा साथियों, इसमें लिखिएगा विधियों और कार्यपालिकाई विधियों और कार्यपालिकाई आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। साथियों, मैंने आपको बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है। जैसे मान चलिए कि विधायिका द्वारा या फिर कार्यपालिका द्वारा कोई भी आदेश निकाला गया या फिर विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया गया, उसको पुनरीक्षण मतलब पुनरावलोकन दोबारा से जो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुलाता है या फिर उसकी जांच करने का, प्रख्यापन मतलब जांच, प्रख्यापन या फिर जांच, इसका जांच करने का, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो आदेश निकाला या फिर विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी संवैधानिकता की जांच करना, यानी कि संविधान के हिसाब से ये बना है या नहीं बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। जैसे अभी हमारे तमाम कानून बनते रहते हैं और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, और हमारे आने वाले समय में, पिछले भी समय में आपको देखने को मिले होंगे। तमाम ऐसे कानून होंगे विधायिका द्वारा जो निर्माण किए गए होंगे, उनका संवैधानिकता की जांच करी होगी सुप्रीम कोर्ट ने, उनको क्या करा होगा, उनको निरस्त भी किया गया होगा। तो विधियों एवं कार्यपालिकाई आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन या फिर जांच करने का न्यायपालिका का जो अधिकार है उसे हम बोलते हैं क्या, न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक पुनरीक्षण, है ना। तो इसकी जैसे दोस्तों ये मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 13 में देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल नंबर 32 में देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल नंबर 222 में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी आर्टिकल क्या देते हैं आपको, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं भारत के संविधान में। समय आने पर आपको पता चलता रहेगा। प्रस्तावना की बात करें तो भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार भी हमारा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया, साथियों यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया होती है एक, और एक होती है साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या होती है, एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये जो आपको मिल रही है ये अमेरिका के संविधान में आपको देखने को मिलेगी, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो आपको जापान के संविधान में देखने को मिलेगी। जापान का संविधान कहाँ मिलेगी, जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारी कहाँ से ली गई, तो हमारी जापान से ली गई। कहाँ से ली गई, जापान से। आप समझिएगा यथोचित विधि प्रक्रिया में और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अंतर क्या होता है। देखिए साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है कि जब विधायिका द्वारा, समझते हैं कि साथियों, विधायिका द्वारा किसी कानून का निर्माण किया गया, मान चलिए विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया गया, विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया गया, इस कानून की प्रोसेस, किस कानून की प्रोसेस, इस कानून की प्रोसेस या फिर प्रक्रिया की जांच करना, क्या करना, प्रक्रिया की जांच करना क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है प्यारे साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहलाता है। मैंने आपको बताया कि विधायिका द्वारा कोई
किसी कानून को बनाया जाता है तो उस कानून की प्रक्रिया की जो जांच की जाती है वो न्यायपालिका द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका द्वारा की जाती है। विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस की न्यायपालिका द्वारा जांच करना ही क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि ये जो कानून विधायिका द्वारा बनाया गया है, इस कानून को सही प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया, यानी कि सही प्रोसेस जो लागू किया गया है या फिर फॉलो नहीं किया गया है, प्रोसेस जो है पूरा, यानी कि विधेयक आया है नहीं, उस पर पूर्ण बहुमत, उस पर बहुमत प्राप्त हुआ है नहीं दल को, या फिर उसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है नहीं हुई है। तो ये प्रोसेस होता है, ये एक प्रक्रिया होती है। कानून की प्रक्रिया की जांच करेगा न्यायपालिका, करेगी न्यायपालिका। ये किस में पढ़ना है हमको? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अब क्या होती है कि विधायिका द्वारा निर्माण किसी कानून की प्रक्रिया की जांच करना, प्रक्रिया की न्यायपालिका द्वारा जांच करना ही क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन यथोचित विधि प्रक्रिया में क्या है भैया? यथोचित विधि प्रक्रिया ली गई है कहाँ से? अमेरिका से। तो यथोचित विधि प्रक्रिया में क्या बताएगा? यथोचित विधि प्रक्रिया में बताएगा यदि विधायिका द्वारा कोई विधि बनाई जाती है, विधायिका द्वारा, क्या भैया? विधायिका द्वारा, यदि विधायिका द्वारा कोई कानून निर्माण किया जाता है तो इस कानून की प्रोसेस, इस कानून का भैया प्रोसेस प्लस यानी प्रक्रिया प्लस मंशा, प्रक्रिया प्लस मंशा यानी प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? इन सबकी न्यायपालिका जांच करती है। इन सबकी जांच क्या कहलाएगा? जांच कौन करेगी? हमारी न्यायपालिका करेगी। तो यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है कि विधायिका द्वारा निर्माण किसी कानून की प्रक्रिया एवं मंशा की जांच करना, न्यायपालिका द्वारा जांच करना ही क्या है? यथोचित विधि प्रक्रिया। मान चलिए कोई कानून बनाया गया इनके विधायिका द्वारा, उस कानून का प्रक्रिया यानी प्रोसेस की जांच करना, तो ये प्रोसेस की जांच करना तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में भी था। अरे था ना, है किसी कानून की प्रक्रिया या फिर प्रोसेस की जांच करना न्यायपालिका द्वारा, किस में था? यथोचित विधि प्रक्रिया में। लेकिन ये बात यहाँ पर भी बताई गई है, विधायिका द्वारा किसी कानून की प्रोसेस की जांच करना प्लस मंशा, यानी वो जो कानून बनाया है उस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी मंशा क्या है, क्या करना चाहता है वो कानून, उसकी भी जांच करना न्यायपालिका द्वारा, उसकी भी जांच करना क्या कहलाएगा? यथोचित विधि प्रक्रिया कहलाएगा साथियों। लिखिएगा आप लोग, यथोचित विधि प्रक्रिया में लिखें आप लोग पहले तो विधायिका द्वारा निर्माण कानून या विधि की, विधायिका द्वारा निर्माण किसी कानून या विधि की प्रक्रिया यानी प्रोसेस मंशा यानी कि प्रभाव की न्यायपालिका द्वारा जांच करना यथोचित विधि प्रक्रिया कहलाता है। यथोचित विधि प्रक्रिया कहलाता है कि विधायिका द्वारा निर्माण किसी कानून की यानी कि विधि की प्रक्रिया प्रोसेस प्लस मंशा प्रभाव की भी न्यायपालिका द्वारा जांच करना क्या कहलाता है? यथोचित विधि प्रक्रिया कहलाता है। अगला था हमारा ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में लिखा है, ये तो इसका था। अब लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई? जापान से। तो इसमें लिखिएगा यानी विधायिका द्वारा
विधायिका द्वारा निर्माणक कानून, विधायिका द्वारा निर्माण किसी विधायिका द्वारा निर्माण कानून या विधि की कैसी भैया प्रक्रिया की जांच करना, प्रक्रिया की जांच न्यायपालिका द्वारा करना क्या कहलाता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहलाता है। तो साथियों आप लोग ये बात समझिएगा, ठीक है? अरे ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, ये जो विधि द्वारा, ये जो यथोचित विधि प्रक्रिया है, ये पहले नहीं थी। पहले तो हमारे संविधान में क्या थी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी। लेकिन यथोचित विधि प्रक्रिया को मेनका गांधी केस में, कहाँ पर? मेनका गांधी बाद 1978 से लागू किया गया था। ठीक है साथियों। अगला संविधान आता है हमारा आयरलैंड का। कहाँ का? आयरलैंड का संविधान। साथियों कौन सा आता है हमारा? आयरलैंड का संविधान हमारा आता है। कौन सा आता है साथियों? आयरलैंड का संविधान हमारा आता है। चलिए, आयरलैंड किसका? आयरलैंड का संविधान। और आयरलैंड के संविधान में आप लोगों को देखना होगा कि भाई यहाँ से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्लस राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो हमारा नामांकन होता है उसके बारे में बात करें। राज्यसभा में मनोनीत या नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों, ये लिखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की मनोनीत या नामांकन कहाँ से लिया गया है? ये आपका आयरलैंड से लिया गया। प्यारे साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक तत्व वाला, ये तो ना जाने जिन कितने एग्जाम में पूछा है, और आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में सदस्यों को नामांकन या फिर मनोनीत जो प्रक्रिया है, ये तो कभी कभी पूछ ले तो पूछते, लेकिन पूछा नहीं है अब तक। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही पूछ सकता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के विषय में। साथियों राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के विषय में पूछ सकता है। अगला संविधान आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। कहाँ का? अगला आता है साथियों ऑस्ट्रेलिया का संविधान। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का आता है? अगला आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। कहाँ का भैया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? नंबर 1 समवर्ती सूची। क्या देखने को मिलेगा भैया? नंबर 1 समवर्ती सूची। और देखने को मिलेगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों
की संयुक्त बैठक। और आपको देखने को मिलेगा कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई हमारी समवर्ती सूची, यानी कनकरेंट लिस्ट कहाँ से ली? कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई भैया? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और हमारा ये अगला व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ये भी हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? चलिए, समझ रहे हैं आप लोग? चलिएगा, अगला आता है जर्मनी का संविधान। कहाँ का? अगला आता है हमारा जर्मनी का संविधान। अगला आता है साथियों हमारा जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान, अगला आता है जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान, तो जर्मनी के संविधान से आप लोगों को प्रावधान देखने को मिलेगा कि आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन या फिर सस्पेंशन, ये कहाँ से मिलेगा आपको? जर्मनी से देखने को मिलेगा। अगला आता है हमारा कौन सा? अगला आता है सोवियत संघ। सोवियत संघ, सोवियत संघ का संविधान, सोवियत संघ का संविधान, या फिर से हम बोलते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर। इसे हम लोग दोस्तों रूस भी बोलते हैं, इसे हम रसिया बोलते हैं, रसिया या रूस हम बोलते हैं इसे। यहाँ से क्या लिए गए? यहाँ से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए। क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य लिए गए, मौलिक कर्तव्य लिए गए। और साथियों हम लोग देखें तो यहाँ से प्रस्तावना में, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये मौलिक कर्तव्य वाला पूछा गया है, ये भी पूछा गया है साथियों, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य ये कहलाएंगे आपके। तो ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके पूछे गए हैं। अगला आता है हमारा फ्रांस का संविधान। कौन सा आता है अगला? फ्रांस का संविधान। अगला आता है साथियों यहाँ से फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से भी हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रांस का संविधान, फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से आपको 2 क्वेश्चन पूछने मिलेंगे। पहला, गणतंत्रात्मक ढांचा। कहाँ से? गणतंत्रात्मक ढांचा, गणतंत्रात्मक ढांचा। नंबर 2, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। प्रस्तावना में, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, और बंधुता कहाँ से ली गई? ये आपके फ्रांस से ही ली गई साथियों। अगला आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अगला आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ का साथियों? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ का आता है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान हमारा आता है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से पहले लिखिए संविधान संशोधन। ये कई बार पूछा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। दूसरा, राज्यसभा में, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा, राज्यसभा का
राज्यसभा का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? ये भी भैया हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये भी कहाँ से लिया गया? ये भी हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया साथियों। सही है साथियों। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है ज़्यादातर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ समझ लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अगला आता है कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से आपको देखने को मिलेगा कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, इसमें देखने को मिलेगा। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना भी आपको यहीं पर मिलेगा। समझ रहे हैं आप साथियों? और मैंने आपको बताया कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था में आपको कब पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कनाडा पढ़ाते समय। और कनाडा को हम लोग देखेंगे कल, क्योंकि आप लोगों को इसमें देखना है कि परिसंघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। उसके बाद हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि भारत में क्या है, भारत में एकात्मक है या फिर संघात्मक है। तो हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भारत में क्या है, भारत में ना तो संघात्मक है, ना ही गुरुजी पूरी तरीक़ा से एकात्मक है। यानी कि संघात्मक होते हुए यहाँ पर एकात्मक की ओर झुकाव है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। यहाँ पर हम लोग के.सी. वीयर साहब का कथन भी देख लेंगे। ठीक है साथियों, तो अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिएगा FM गोल्ड परिवार के साथ। जय हिंद।